हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गाउस के अनुप्रयोग के ऊपर चर्चा करते हुए आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में हमने गाउस के अनुप्रयोग में समतल चादर के लिए पढ़ा है और गोलीय प्रकृति के, चाहे वो गोलीय चालक हो, गोलीय सेल हो, कोश बोलते हैं जिसको, या अचालक हो, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरी टाइप की अनुप्रयोग है जिसमें हम एक लंबे तार की बात करेंगे। मान लीजिए ये एक अनंत लंबाई का एक लंबा तार ले लिया हमने ऐसे, ये अनंत लंबाई का एक लंबा तार है। ध्यान रखना, निश्चित लंबाई के तार के लिए ये अनुप्रयोग सही नहीं होगा। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा क्यों नहीं होगा। हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये एक तार है अनंत लंबाई का, इस पर आवेश समान रूप से लंबाई के अनुदिश वितरित है, यानी इस पूरे के पूरे तार के ऊपर आवेश फैला हुआ है और वो एक समान रूप से फैला है। इसके कारण इसका जो हमारा रेखीय आवेश घनत्व है वो समान होगा। हम लिखेंगे इसमें, माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। यानी हमने जो तार लिया इसके ऊपर आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, एक समान रूप से वितरित है। अगर एक समान रूप से फैला हुआ है तो एक भौतिक राशि है जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, वो नियत हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे, अतः इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। और हम जानते हैं कि लैम्डा आवेश बटे हुए लंबाई, इसकी बात करेगा। अब हमने क्या करना है, मैं इसको पहले समझा देता हूं कि ये हमारा अगर तार है और अनंत लंबाई का है, हम किसी भी बिंदु पर इससे किसी बिंदु P पर अगर तीव्रता की दिशा देखना चाहें तो आप देखिए कि हम यहाँ एक धारा अल्पांश, छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, चालक का तार का एक छोटा सा भाग है जिस पर आवेश dq मान लिया। इसके कारण हम यहाँ पर तीव्रता की बात करें तो तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी E1, ए बिंदु के कारण। अब हम देखें तो इसके दो घटक टूटते हैं, एक ये घटक है और एक ये घटक है। ये x मान लो, इसको y मान लो, तो E का इस दिशा में घटक है वो E1 cos ऑफ थीटा काम करेगा और नीचे की ओर y दिशा में E1 साइन ऑफ थीटा काम करेगा। ड्यू टू सिमेट्री, यानी सममिति के आधार पर इतनी ही दूरी पर हम एक B बिंदु लेते हैं नीचे की ओर, और इतने ही आकार का है, इस पे भी आवेश dq। अगर ये r दूरी है तो ये भी r है और ये x मान लीजिए। इसके समान दूरी पे हमने एक और अल्पांश लिया, इसका इसके ऊपर प्रभाव देखेंगे तो आप पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। फिर इसके घटकों का वियोजन करो, थीटा है तो E2 का घटक इस दिशा में E2 cos थीटा और इस दिशा में E2 साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। आप अगर यहां ध्यान से देखें, ये जो दूरी है A से P या B से P, ये दूरियां समान है। AP बराबर है BP, दोनों दूरियां समान है, दोनों आवेश समान है dq A और B पे, माध्यम भी परिवर्तित नहीं हुआ, जिसके कारण E1 व E2 के मान का परिमाण भी समान रहेगा।
और जब इन दोनों के परिमाण समान हैं तो इसका मतलब ये घटक और ये घटक दोनों E1 साइन थीटा बराबर है E2 साइन थीटा बराबर हो जाएंगे। परिमाण में ये दोनों बराबर होंगे लेकिन दिशा एक ऊपर की और एक नीचे, तो P बिंदु के ऊपर इस ऊर्ध्व घटक, कौन सा घटक है ये, ऊर्ध्व घटक यानी y अक्ष का घटक है, इस घटक का परिणामी मान 0 हो जाएगा। अगर ये तार हमारा निश्चित लंबाई का हो, ध्यान देना इस बात पे, अगर ये अनंत लंबाई का ना हो के एक निश्चित लंबाई का हो जाए तो ये वाले घटक परिणामी रूप से समान नहीं होते, और जब ये परिणामी रूप से समान नहीं होंगे तो y अक्ष का घटक भी रहेगा, लेकिन अनंत लंबाई का तार होने के कारण ये घटक हैं जो ये पूर्ण रूप से समान होते हैं, जिसके कारण ये जो चालक तार है जिसके ऊपर आवेश फैला हुआ है, ये चालक तार, ये घटक कौन सा हो गया, इसका, इस तार का समानांतर घटक हो गया y अक्ष वाला, तो ये घटक परिणामी रूप से 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो चालक तार के केवल लंबवत जो घटक है ये ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, ये आपको समझना है। यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी। अगर ये निश्चित लंबाई का तार है तो उस समय ये जो चालक तार के अनुदिश यानी ऊर्ध्व घटक परिणामी रूप से 0 नहीं होता, जिसके कारण ये आर्टिकल हमारे निश्चित तार की, निश्चित लंबाई के तार के लिए सही नहीं होता। इसलिए जो मैं आर्टिकल अब समझाऊंगा वो अनंत लंबाई का तार क्यों लिया है इसकी व्याख्या थी। अब जो चित्र में हम देखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक तार के लंबवत रहेगी, उसके अनुदिश नहीं रहेगी। मैं ध्यान देना, तार के लंबवत की बात करता हूं। ये चालक तार है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक निश्चित लंबाई का लेके एक गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं। ये मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया, और बेलनाकार पृष्ठ ऐसा बनाना है जिस पर ये P बिंदु उपस्थित हो जाए, इस तरीके से। ये हमने एक बेलनाकार पृष्ठ बना दिया, क्योंकि हम गाउस प्रमेय लगाना चाहते हैं, और गाउस प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है या गाउसियन पृष्ठ के लिए लागू है। हमने गाउसियन बंद पृष्ठ बना दिया ये, और इसकी प्रकृति बेलनाकार है। इस तार की या इस गाउसियन बेलन है, इसकी त्रिज्या तो r के बराबर हो जाएगी, और इसकी लंबाई को मैं l मान लेता हूं, स्मॉल l। अब देखिए, मैंने अभी बात की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में रहेगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। अब इसी चीज को हम यहाँ लिखना चाहेंगे। यहाँ मैं जो शब्द लिखूंगा कि चित्र अनुसार एक L लंबाई व R त्रिज्या का एक गाउसियन, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तार अनंत लंबाई का है, जिसके कारण बेलनाकार पृष्ठ या बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ या वक्र क्षेत्रफल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी।
तीव्रता होगी। चालक तार या ये कह लो अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई के तार के अनुदिश, तार के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये आप समझ गए होंगे बात, मैंने इसको थ्योरी के रूप में लिख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही गाउसियन पृष्ठ बनेगा तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम लगाना हमने। गाउस का नियम तो बंद पृष्ठ के लिए, तो हमारे पास 3 पृष्ठ है। हमने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल यहां लिया जिसका नाम है ds1 और इसकी दिशा n1 एकांक सदिश के द्वारा प्रदर्शित होगी जो पृष्ठ के लंबवत रहेगा। एक इसके ऊपर वक्र पृष्ठ भाग है ये वाला, क्योंकि चालक तार जो हमारा बेलन होता है उसके 3 भाग होते हैं। जैसे हमने पिछले आर्टिकल में भी बात की थी कि ये बेलन मान लीजिए ऐसे है, ये बेलन, एक ये वक्र पृष्ठ हो गया, एक इसका नीचे गोलाकार भाग है, एक ऊपर का गोलाकार भाग है। तो एक हमने यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल लिया जिसका नाम है ds2 और इसकी n2 से इसकी दिशा को हम प्रदर्शित कर देंगे, ये अभिलंब बोलते हैं इसको। और एक नीचे गोलीय भाग है, इसका अभिलंब n3 नीचे की ओर होगा और इस पृष्ठ को ds3 नाम दे दिया हमने। तो गाउस का नियम लगाओगे तो गाउस नियम क्या कहता है, E डॉट ds बंद पृष्ठ इज इक्वल टू इसके द्वारा इनक्लोज्ड किया गया, परिबद्ध किया गया कुल आवेश बटे हुए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट निर्वात में। ये मैंने शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ एप्सिलॉन नॉट लेके चला हूं, इसको मैं निर्वात माध्यम लेके चला हूं। अगर कोई और अन्य माध्यम होगा तो ये वैल्यू बदल जाएगी। अब इसको सोल्व करना है, अतः ई डॉट ds को हम सोल्व करना चाहेंगे। क्यों सोल्व करना चाहेंगे, अगर मैं इसी का समाकलन कर दूं तो हम इस से गुजरने, इस गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के साथ हम सही वैल्यू नोट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूं, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल लूं तो हमें इसके तीनों क्षेत्रफल उसमें काउंट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसके जो ये वृत्ताकार भाग है, नीचे का वृत्ताकार भाग और ऊपर का वृत्ताकार भाग, इनके अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है। लेकिन जब अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूंगा तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा आंसर प्रभावित होता है। इसलिए मैं इसको 3 बंद भागों में तोड़ के सोल्व करूंगा। एक भाग ले लिया मैंने E ds1, दूसरा भाग ले लिया मैंने E ds2 क्योंकि मैंने दूसरा अल्पांश क्षेत्रफल ये लिया, और तीसरा ले लिया मैंने E डॉट ds3। यानी 3 हमने पृष्ठ क्षेत्रफल लिए हैं, अल्पांश क्षेत्रफल लिए हैं। एक ds1 से गुजरने वाला फ्लक्स, ये ds2 से गुजरने वाला फ्लक्स, ये ds3 से गुजरने वाला फ्लक्स। सोल्व करें, E ds1 को हम क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू ds1। इसको क्या लिख देंगे, इसका एकांक अभिलंब सदिश और ds2, और तीसरे भाग को हम क्या लिख देंगे, E और इसका अभिलंब है एकांक सदिश कह लो, वो n3 ds3 है। ऐसा क्यों किया है मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ इस बात को। ऐसा करने का रीजन है कि हम सब जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश के रूप में हो तो इसके 2 घटक होते हैं, एक इसका अभिलंब और एक इसका परिमाण। ये तो ये n1 और E के बीच में कोण बनता है, पृष्ठ के साथ नहीं बनता। अब यहां हम सोल्व करें इसको, E का परिमाण, n1 का परिमाण, cos ऑफ θ1 ds1। अब कोण का मान रखना है हमें। मैं यहां देखूं तो E और n1 दोनों परस्पर समानांतर है, E की भी दिशा यही है, n1 की भी दिशा यही है, समानांतर होने के कारण cos 0 डिग्री। दूसरे भाग को सोल्व कीजिए,
E का परिमाण, N2 का परिमाण, cos ऑफ 90 डिग्री और ds2। आप देख पाएंगे N2 की दिशा ऊपर की ओर है, E की दिशा इधर है, ये E है इस दिशा में, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ऐसे ही इसके लिए देखोगे E की दिशा है ये भी 90 डिग्री का कोण बना देगा। तो तीसरे भाग को भी सोल्व करें। E का परिमाण, N3 का परिमाण, कोस ऑफ 90 डिग्री और ds3। यहां आप कारण भी लिखेंगे, बड़ा अच्छा प्रभाव जाएगा अगर आप ऐसे कारण भी लिखते हैं। तो आप कहेंगे चित्र से E समानांतर है N1 के, E और N1 समानांतर है तो थीटा की वैल्यू 0, E लंबवत है N2 के, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 और E लंबवत है N3 के, तो भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। ये आप यहां साइड में लिख देंगे तो आपको ये बताने में आसानी हो जाएगी कि हमने ऐसा क्यों किया है। अब इसको सोल्व कर लें। इंटीग्रेशन, ये एकांक सदिश होते हैं, N1, N2 और N3 एकांक सदिश होते हैं, इसलिए इनका परिमाण 1 होता है। तो ये बन जाएगा E, ये 1, कोस 0 की वैल्यू 1, ds1, ये दोनों 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू है वो 0 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा। यहां से हम E को बाहर निकाल लेंगे, ds, क्योंकि यहाँ परिवर्तनशील राशि क्षेत्रफल है, E नहीं है। E की इस संपूर्ण लेयर के ऊपर देखें, इस परत के ऊपर देखेंगे तो इससे बराबर दूरी होने के कारण E की वैल्यू नियत हो जाती है, E कांस्टेंट रहता है इसके प्रत्येक बिंदु पर। इस गॉसियन पृष्ठ के इस P वाली जो ये हमारी लंबाई के अनुदिश है, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, इसलिए ये नियत रहेगी, इसको बाहर ले लिया। ये हमारी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों है ये? अगर आप गाउसियन पृष्ठ के आकार को जैसे जैसे इस बेलन की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसको लिख देंगे E और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrl। ये आपका इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया मैंने। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, साथ साथ नोट करें। अब इसको मैं, आपको समझ में आई होगी ये बात। अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि मैं ऊपर इसका आर्टिकल को लिख दूंगा। अब देखिए हम जो बात करेंगे, अब हमने क्या करना है, अब हम आवेश की बात निकालना चाहेंगे। अतः आवेश की वैल्यू, अब हमें इस बात का पता है कि इस अनंत लंबाई के तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व नियत राशि है, और अगर नियत राशि है तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इंटू आवेश कितने भाग पे निकालना चाहते हैं हम, इस लंबाई पे, तो इसकी लंबाई से गुणा कर दें। जितनी लंबाई पे, अगर आप कम लंबाई पे निकालना चाहते हैं लैम्डा इंटू एल, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे आवेश की मात्रा बढ़ेगी, और यहां हमने कितनी लंबाई ले रखी है, एल, तो इसका मतलब हुआ ये कुल आवेश की मात्रा हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऊपर सूत्र लिखा था शुरुआत में ही कि रेखीय आवेश घनत्व आवेश बटे लंबाई के बराबर होता है। तो आवेश निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व इंटू लंबाई, और ये लैम्डा नियत है। यहाँ पे देखिए, यहां हम एक समान वितरण की बात करते हैं, अगर असमान वितरण हो तो उस समय लैम्डा का मान नियत नहीं होता, वो अलग अलग भाग पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती रहेगी। लेकिन यहां हम जितने भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं या 12th क्लास में आपके जितने भी आर्टिकल हैं वो एक समान वितरण के लिए हैं। इसका यह मतलब हुआ कि समान लंबाई में समान आवेश की मात्रा है। अगर पृष्ठ वाले भाग की बात करें तो समान क्षेत्रफल में समान आवेश की मात्रा है, और आयतन की बात करें तो समान आयतन में समान आवेश की मात्रा है। इसलिए यहाँ पर जितने भी आपके आवेश घनत्व हैं तीनों प्रकार के, वो 12वीं क्लास के ऊपर नियत लेके चले गए हैं। इसलिए वैल्यू लैम्डा अगर नियत है तो एल के ऊपर प्रभावित होगा ये मान। जैसे जैसे एल का मान बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे एल का मान कम होगा तो आवेश का मान कम हो जाएगा।
तो हमने यहाँ L लंबाई के लिए बात की, तो कुल आवेश का मान ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ये हमारा 1 है समीकरण, ये 2 है और ये 3 है। पहले इस 2 का मान रखोगे, E डॉट ds की वैल्यू क्या है, E इंटू 2πRL। अभी हमने ये मान निकाला है। और इधर देखिए सिग्मा क्यू, समीकरण 3 से मान रखो तो लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा तो E का मान है वो लैम्डा अपॉन ये इधर चला जाए तो 2 एप्सिलॉन नॉट R के बराबर हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल में यहाँ समस्या क्या आती है, न्यूमेरिकल में समस्या ये आती है कि ज्यादातर जब आप जर्नली पढ़ के जाते हैं तो वहां KQR की लैंग्वेज चलती है, यहाँ 4 एप्सिलॉन नहीं है, ये 2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि E बराबर है 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग करोगे तो नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। और ये 4 एप्सिलॉन नॉट R को हम क्या लिख सकते हैं, K 2K लैम्डा अपॉन R, ये भी लिखा जा सकता है इसी का रूप। तो ध्यान रखना K लैम्डा R नहीं होता, 2K लैम्डा बाई R होता है। और यहां से हमें पता लग गया कि E व्युत्क्रमानुपाती R की पावर 1 है। इस तरीके से जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे R E का मान में कमी आएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, मैं यहां बना देता हूं इसका ग्राफ। ये E है, ये R है, ये 0 है। देखिए अगर R का मान 0 कर दिया जाए तो E का मान अनंत हो जाएगा, इसलिए यहां टच नहीं करना है, पास से लेके आना है इसको। और इसको इस तरीके से आप स्ट्रेट कर देंगे ऐसे। ये है E व्युत्क्रमानुपाती R, इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना दोनों साइड में ना तो इस अक्ष को छुएगा ना इस अक्ष को छुएगा, क्योंकि अगर इस अक्ष को छूता है तो इसका मतलब हो गया R की वैल्यू 0, और R की वैल्यू 0 होगी तो E का मान अनंत होगा। हम ग्राफ निश्चित ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए अनंत वैल्यू को इस पे नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए ऊपर से आता हुआ ये ग्राफ दिखेगा आपको। चलो थोड़ा सा और बड़ा बनाएं इस तरीके से। ऐसे ही R की वैल्यू जब आपकी 0 उसी समय, E की वैल्यू 0 उसी समय होगी जब R अनंत हो, और R की वैल्यू 0 हो तो E का मान भी अनंत होगा। तो दोनों ही स्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए दोनों ही अक्षों में ये टच नहीं करता। तो आपको ये आर्टिकल, ये गाउस का नियम का अनुप्रयोग अच्छे से समझ आया होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो अक्सर बच्चों की गलती यहाँ होती है, 2 नहीं लिख पाते, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसको नोट कर लें। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब हम एक इसी गाउस नियम के बेस पे एक न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। एक न्यूमेरिकल की चर्चा करके मैं इसको, जो सामान्यतः न्यूमेरिकल चलता है, मैं उसकी एक सामान्य अवधारणा के रूप में बताऊंगा। चित्र अनुसार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। चित्र अनुसार 2 प्लेट दे रखी हैं आपको, एक प्लेट है ये और एक प्लेट है ये। मान लीजिए 2 प्लेट हैं आपकी, दो प्लेट ऐसे मान लेता हूं मैं, दोनों समानांतर रखी हुई हैं। ये ए पी प्लेट है, ये क्यू प्लेट है। इसके ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व del1 है, इसके ऊपर del2 है। हमें नहीं पता उनकी प्रकृति कैसे, क्योंकि मैं एक जर्नल वे बताऊंगा आपको। ये पृष्ठ आवेश घनत्व del2 है। 3 बिंदु दिए मिलेंगे आपको, ए बिंदु, एक इन दोनों के बीच बी बिंदु और एक इन के इस तरफ सी बिंदु। चित्र अनुसार बिंदु ए कोमा बी कोमा सी पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। मैंने सामान्य सा बात लिखी, यानी ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। बहुत बार देखने में आता है कि ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर वहां क्या होता है, वहां इनके ऊपर चार्ज दे देते हैं। मैं उस चार्ज की बात बाद में करूंगा। तो हमें इसको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन सीखें तो ये बात ध्यान रखिए कि जो पी प्लेट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी व क्यू प्लेट, प्लेट कह लो या चादर कह लो या सीट कह लो, पी व क्यू प्लेट या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। ये हमने नाम दे दिया कि भाई पहली प्लेट है उसकी तीव्रता E1 है, दूसरे की E2 है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में लेके हम चल पड़े। और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 यानी इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों की वैल्यू होगी। अब हमें ध्यान रखना है, पहले हम चाहते हैं बिंदु ए पर, बिंदु ए पर तीव्रता। दूसरे क्वेश्चन में हम चाहेंगे बिंदु बी पर, और तीसरे क्वेश्चन में हम चाहेंगे बिंदु सी पर। तीव्रता देखिए, जिस तरीके से मैं कंसेप्ट बताऊं आप वैसे ध्यान रखें तो आपको इजी हो जाएगा। आप ऐसे मुंह करके देखेंगे इस पे बोर्ड पे, तो ये हाथ आपका राइट और ये आपका लेफ्ट है। राइट साइड में अगर कोई भी पॉइंट हो तो वो धनात्मक लेना है और लेफ्ट साइड में जो हो ऋणात्मक लेना। जैसे ए बिंदु पे देखिए, इस प्लेट के दाईं ओर है ए बिंदु, तो ए बिंदु पर इसके कारण जो तीव्रता की दिशा है वो ये E1 रहेगी। इसके कारण देखोगे इसके भी दाईं ओर है तो E2 भी इसी दिशा में रहेगा। बी बिंदु पे आ जाइए, बी बिंदु के ये राइट साइड में इससे तो E2 की दिशा ये रहेगी, जबकि इसके बाईं ओर आने से E1 की दिशा ये हो जाएगी। सी के दोनों बाईं ओर हैं, इसका मतलब हुआ कि E1 भी इसी दिशा में और E2 भी इसी दिशा में रहेगा। कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि डेल 1 की वैल्यू क्या है, डेल 2 की क्या है और इनके चिन्ह क्या है। एक सामान्य धारणा से बनाया मैंने। तो हम E निकालना चाहें तो हमें यह ध्यान देना है कि ए बिंदु दोनों के राइट साइड में है तो प्लस का लेंगे, तो E1 भी प्लस का और E2 भी प्लस का लेना है। बी बिंदु पे अगर हम बात करें परिणामी तीव्रता, तो E1 इसके बाईं ओर होने के कारण E1 माइनस का लेंगे और E2 इस दिशा में होने के कारण प्लस का लेंगे। और EC की बात करें तो ये C बिंदु है, इस प्लेट के भी बाईं ओर है और इस प्लेट के भी बाईं ओर है, तो दोनों के दोनों माइनस के लिए जाएंगे। यहां तक आपको समझ में सामान्य बात आई होगी। अब हमें काम क्या करना है, E1 E2 के ये वैल्यू रख दीजिए, हमें पता नहीं है चिन्ह का, तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां अगर आप देखें तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा हमारा EA। ऐसे यहां रखो वैल्यू, ये हो गया माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया प्लस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको रीअरेंज करोगे तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये EB हो जाएगा। सी पे देखोगे तो दोनों ही माइनस के हैं, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब सोल्व करें तो माइनस ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये EC हो जाएगा।
ये तो एक जर्नल हमने सूत्र बना दिया। अब ध्यान क्या रखना है, अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं हम। पहला क्वेश्चन बनाता हूं मैं, नंबर 1, प्रथम क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के केस में हम क्या लेते हैं, ये आप इसको नोट कर लें, बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, बहुत काम आने वाला है ये। अब मैं इसके आधार पे आपको क्वेश्चन करने सिखाता हूं। लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए, अब हम इनकी बात करते हैं। इसको भी हटा देता हूं मैं, इसको भी हटा देता हूं, इसको भी, और इन सब को हटा देता हूं मैं। ये तीनों ही चीज हटा दी मैंने। इनके तीनों के आंसर रख लिए। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। और तीनों के आंसर आपको इस तरीके से पता है, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ए बी सी। अब हम चेक करेंगे। अगर ये कह दिया जाए कि डेल्टा 1 तो माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा है, ऐसे पेपर में मिलेगा आपको, तो कुछ भी नहीं करना आपको। इन तीनों आंसर में क्या करना है, गिवन क्या है, डेल 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा और डेल 2 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, यही तो दे रखा है। तो इन वैल्यू में रखो ई ए, पहला केस हो गया। ई ए की वैल्यू निकालिए, ए बिंदु प्रतिवर्ता निकालेंगे हम। तो ये हमारा सूत्र है, तो रखो वैल्यू। डेल 1 की ये हो गया माइनस सिग्मा और ये हो गया प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमें पता लग गया कि ए बिंदु प्रतिवर्ता 0 है। दूसरे केस में आ जाओ। दूसरा केस ये है ई बी। डेल 2 की वैल्यू कितनी है, प्लस सिग्मा, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ध्यान रखना, चिन्ह साथ लेके लिखेंगे। डेल 1 की वैल्यू कितनी है, माइनस, और एक माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस का। तीसरे केस में आ जाओ। यहाँ क्या हो जाएगा, ई सी बराबर है डेल माइनस बार है, डेल 1 कितना है, माइनस सिग्मा, डेल 2 कितना, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी कितना हो गया, 0। क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह दे कि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ऐसे क्वेश्चन दे दे, तो दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन से हम कैसे सोल्व करेंगे। तो ये भी प्लस का हो गया, तो पहले ई ए निकालो। देखिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बी बिंदु पे निकालिए, ये आपका फॉर्मूला है, ये भी सिग्मा प्लस का, ये भी सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, 0। बी पे 0 हो गया। सी बिंदु पे निकालिए, तीसरे केस में रख दीजिए वैल्यू, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको अगर ये जर्नल मेथड आता है, उसके बाद पेपर में कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है इनकी वैल्यू एक समान दे, इनकी वैल्यू अलग अलग भी दे सकता है, आपको क्या फर्क पड़ता है। ये फॉर्मूले जर्नल आपको बनाने आगे, तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उसको सोल्व कर देंगे, समझ में आ जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कंपटीशन के लिए है, और आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं, नया टॉपिक लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस एक कंडीशन है कि वीडियो पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।